हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर नज़दीक आ गया है और उसमें जो हिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है वो आज मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। ये टू द पॉइंट रहेगा जैसा कि पेपर में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक कौन थे? ये कनिंघम साहब थे। हड़प्पा की खोज पूछ ले कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी जी ने की थी। और मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी, ये राखलदास बनर्जी ने की थी। पिगट क्या है? ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी है। मेसोपोटामिया सभ्यता में मेलुहा शब्द क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयुक्त किया जाता था मेलुहा शब्द। अब पूछेगा कौन सी साइट पूर्व में कौन सी साइट है, पश्चिम में कौन सी साइट है, उत्तर में कौन सी थी, दक्षिण में कौन सी थी? तो पूर्व में आलमगीरपुर थी और पश्चिम में सुतकांगेंडोर था, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दायमाबाद। इसको याद करने की ट्रिक यही है कि आप बीचों बीच में खड़े होइए और ये समझ लीजिए आपका कोई दोस्त है आंसू और वो मांदा है। मतलब कि जैसे गांव में कहते हैं कि उसकी तबीयत खराब हुई है तो बोलते हैं मांदा है। तो बस यही ट्रिक है। आप पूर्व में आ और पश्चिम में सु, आंसू हो गया, और इधर माँ और इधर दा से दायमाबाद, ये हो गया। अब कौन सी साइट पेपर में पूछ लेता है कौन सी साइट कहाँ पे है, जैसा कि अभी वीडियो री एग्ज़ाम में भी हुआ था, उसमें पूछा था राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। और बनावली कहाँ है, हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है, ये गढ़ नदी के किनारे है, ये भी आगे हम देखेंगे। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। और इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट है आलमगीरपुर कहाँ पर है, ये मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कालीबंगा कालीबंगा होता है, कालीबंगा में निम्न स्तरीय लोगों के लिए भी सुरक्षा दीवार थी। ये पॉइंट याद रखिए, ये आ सकता है। चनूदड़ों में क्या था, ये निम्न व उच्च भाग में विभाजन नहीं था, बस इतना याद रखना है। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? ये सफ़ेद रंग का कुआं होता है। और धौलावीरा में एक और भी चीज़ थी, त्रिस्तरीय विभाजन कहाँ देखने को मिलता है? ये धौलावीरा में देखने को मिलता है। लोथल में क्या था? लोथल में दरवाजे, जो घर के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर खुलते थे, ये लिखी हुई बात है। और आगे देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का मतलब कांस्य की ज्ञान हो गया था और उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हो गया था। पशुओं का ज्ञान हुआ था या नहीं हुआ था, या किन किन का हुआ था? तो उसमें ये ध्यान रखिए, शेर और गाय को छोड़कर सभी का ज्ञान था लगभग लगभग। और फसलों में गन्ना को छोड़कर सभी का ज्ञान था। इसमें मुख्य फसल कौन सी थी? तो गेहूँ और जौ थी। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये लोथल से मिले हैं। जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं? अब खेत खेत ये समझ लीजिए काली मिट्टी का खेत है, ये क्षेत्र है, तो वही समझ लीजिए जुते हुए खेत, काली मिट्टी, कालीबंगा। और मिट्टी का हल, ये हल जब बचपन में थे तो मिट्टी के हल बनाते थे, तो बनाते का मतलब बनावली हो गया। ऐसे इस तरह ट्रिक बना लीजिए, तो उसी ट्रिक से याद रखिएगा आप लोग। हड़प्पा, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हड़प्पा है वहाँ विशाल अन्नागार है और मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार है। बस इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन दोनों में कुछ नहीं है। और R37 कहाँ से मिला है? R37 का मतलब है होता है कि एक कब्रिस्तान ऐसे मिले जहाँ 37 लोग दफन थे, वही R37 है। ये हड़प्पा में प्राप्त हुई है। लोथल में चालाक लोमड़ी की कहानी के साक्ष्य मिले हैं और अग्निवेदिका मिली हुई है। कालीबंगा में युग्मित फसल, अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि काली मिट्टी थी, तो काली मिट्टी जुते हुए खेत और काली मिट्टी, मिट्टी में फसल उगाई जाती है, तो युग्मित फसल कहाँ होती है? कालीबंगा में। इस ट्रिक से याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर लिखा भी है जुते हुए खेत। धौलावीरा जेपी जोशी। और बनावली, जैसा कि बताया है पहले ऊपर भी, बनाना मतलब मिट्टी का हल बनाना, ये मिट्टी का हल हो गया, ये हरियाणा में पड़ता है। चनोदड़ों में श्रृंगारदानी मिली हुई है और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र मिला हुआ है। रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ता दफन मिला है, मतलब मालिक के साथ कुत्ता भी दफन है वहाँ। और तांबे की कुल्हाड़ी मिली हुई है। अब ये जितना पढ़े हैं उतना देख लेते हैं, ये वन लाइनर में जैसे पेपर में आते हैं और ये आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। जुते हुए खेत, कालीबंगा, इसकी ट्रिक बता चुका हूँ ऊपर। धान की भूसी रंगने के काम आती है, तो रंगपुर याद रखिए। चावल के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। चावल की खेती के साक्ष्य लहुरा देव। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव। गेहूँ के प्राचीनतम साक्ष्य गा से गेहूँ, गा से गढ़, मेहरगढ़। मनके बनाने का कारखाना चनहुदड़ो। हड़प्पा यहाँ पर लिख दिया है मैंने, जो ऊपर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। हड़प्पा विशाल अन्नागार और मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार। ये कई जगह गलत लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये सही करके दे रहा हूँ। ये मेरी PDF में नहीं गलत लिखा है, कई जगह मतलब अदर सोर्स जो हैं वहाँ पर लिखा हुआ है हड़प्पा में विशाल स्नानागार। स्नानागार मोहनजोदड़ो का है
और अन्नागार हड़प्पा का है। आगे देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करा रहा हूँ, 1-2 पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं नहीं कराऊँगा, क्योंकि टू द पॉइंट तो लिखा है लेकिन इसमें से भी कट टू कट याद रखना है। युग्मित समाधान कहाँ मिला है? ये लोथल व कालीबंगा में मिला है। अग्निवेदिकाएँ कालीबंगा में मिली हैं। कांस्य नर्तकी मोहनजोदाड़ो से मिला है। आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया माना जाता है, ये मैक्स मूलर ने बताया है। और तिलक ने, ये इंपॉर्टेंट है, तिलक ने आर्यों का मूल स्थान क्या माना है? ये उत्तरी ध्रुव माना है। तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक। ये यहाँ पर एक आगे भी बताऊंगा और यहाँ पर भी लिख दिया हूँ ताकि याद रहे। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का नाम आता है? ऋषभदेव, अरिष्टनेमी। अब थोड़ी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक ये है, लोभी मौसी का हरा गंगा रमा ने ले लिया, जिससे वह रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। लोभी मतलब लो से लोथल, बा से भोगवा। मौसी मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु। हरा हड़प्पा, रावी, गंगा कालीबंगा घग्गर नदी। रोस, ये मैंने जो अंडरलाइन कर दिए हैं, जो टर्म आएंगे इसमें, रोस रोपड़ और सा से सरस्वती नदी। और बस मतलब बनावली सरस्वती नदी, और रोस का है सतलज नदी। अब आगे देख लेते हैं। जव कहाँ से प्राप्त हुआ? ये बनावली से हुआ। धान की भूसी और गेहूँ ये रंगपुर से मिला है, और चावल लोथल से मिला है। अब यहाँ भी मैंने बना दिया है कि पूर्वी कौन सा था? ये आलमगीर है। पश्चिमी कौन सा है? सुतकांग इंडोर है। उत्तरी मांडा और दैमाबाद दक्षिणी। अब वैदिक काल में आ जाते हैं। वैदिक काल में सबसे इम्पोर्टेंट ऋग्वेद ही है। अब देख लेते हैं ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, इससे ज़्यादा नहीं देखने हैं। और ऋग्वेद में पढ़ने वाले को होता या होत्र कहा जाता था। सामवेद वाले में जो पढ़ता था, उस सामवेद जो पढ़ता था उसे उद्गाता कहा जाता है। ऋग्वेद जो पढ़ता है अर्धवायु कहा जाता है। अथर्ववेद जो पढ़ता था उसे ब्रह्मा कहा जाता था। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है? वो दूसरा और 7वां है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है, जिसे विश्वामित्र जी ने लिखा है। बस। और इसकी सबसे प्रमुख नदी सिंधु है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी गई है। उपनिषद की संख्या कुल 108 है। और यम नचिकेता संवाद किस में है, किस उपनिषद में है? तो कंठोपनिषद। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। आश्रम व्यवस्था का पता जवालोपनिषद से लगाया जाता है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्य है। अब इसको बृहद पढ़िए आप, तो बृहद मतलब होता है बड़ा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा बृहदारण्य। सबसे छोटा मांडू है। मांडू छोटे स्थान को कहा जाता है, तो उसी हिसाब से हो गया मांडू के। जंगल में रचित ग्रंथ अरण्यक 7वीं संख्या पर है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ अरण्य मतलब जंगल होता है, ये तो ऐसे भी आप याद रखेंगे। बलि क्या होता था? बलि एक उपहार कर होता था। तांडुली क्या है? तांडुली चावल के लिए प्रयुक्त होता था। अब जैन धर्म देख लेते हैं। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, या जैन धर्म के प्रथम संस्थापक किसे कहा जाता है? वो ऋषभदेव हैं। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। और इनका जो प्रतीक है वो सांड है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनका है सांप। इसे याद रखने का तरीका यही है, पार्श्व में ऊपर की तरफ रा लगता है और सर्प में भी ऊपर की तरफ रा लगता है, ऐसे। और महावीर स्वामी ये सिंह हैं। महावीर स्वामी ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म की भाषा अर्धमागधी है और प्राकृत है। अब ये दोनों अगर ऑप्शन में होंगे तो अब अर्धमागधी सुनेंगे, कि दोनों लिखा तो दोनों रहता है कि प्राकृत और अर्धमागधी। तो जैन धर्म की भाषा प्राकृत या अर्धमागधी है। तो अर्धमागधी अगर ऑप्शन में है तो अर्धमागधी लगाएंगे, प्राकृत है तो प्राकृत लगाएंगे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म की संगीतियाँ क्या थी? पहला पास, दूसरा बलदेव। ये ट्रिक है, आगे मैं बताता हूँ ये ट्रिक है क्या। 19वें मल्लीनाथ, इन्हें महिला व पुरुष में विवाद है, मतलब कुछ लोग कहते हैं ये मल्लीनाथ महिला थे, कुछ लोग कहते हैं पुरुष थे। अब त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये है। अब पूछ लेगा कि त्रिरत्न किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक किससे संबंधित है? वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखने का तरीका है, ना इसमें भी आता है और जैन धर्म में भी ना ही आता है। तो त्रिरत्न जैन धर्म। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? ये माउंट आबू में है। गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ पर है? सरवड़वेल गोला है, कर्नाटक है। चामुंड राय ने बनवाया था।
हाथी गुफा मंदिर उड़ीसा में है। पागल बाबा मंदिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीट्रिपलएससी के पेपर में कई बार आ चुका है। पागल बाबा का मंदिर कहाँ है? ये वृंदावन में है। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ 14 पूर्वा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ये 14 पूर्वा है। महावीर स्वामी, अब महावीर स्वामी जो वास्तविक संस्थापक थे इन्हें देख लेते हैं। इनका जन्म 540 में हुआ और वैशाली कुंडग्राम में हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना और दामाद जमाली था, जो इनका पहला प्रथम शिष्य भी था। अन्य नाम इनके जिन, केवलिन, निगंधनाथ पुत्र था। इनका पहला उद्देश्य राजगृह में मेघकुमार को दिया गया था और मृत्यु पावापुरी में हुई 468 BC में। ज्ञान की प्राप्ति इनको अशोक या साल के वृक्ष के नीचे हुई। नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका नदी थी और 42वें वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बस जैन धर्म से इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। थोड़ा ट्रिक है वो मैं आगे बता देता हूँ। अभी जो इनकी संगीतियाँ हुई थी, जैन धर्म बौद्ध धर्म की एक ही जगह संगीतियाँ लिख दी हैं ट्रिक के माध्यम से। बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग को बताता है। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली थी। और जैन धर्म की भाषा अर्धमागधी थी या प्राकृत थी। गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ 563 में और मृत्यु कुशीनगर में हुई 483 में। भाषा उपदेश, भाषा इनकी पाली थी। और किस भाषा में उपदेश दिए गए थे इनके द्वारा? ये प्राकृत थे। बौद्ध धर्म की भाषा पाली, गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश किस भाषा में थे? ये प्राकृत भाषा में थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, राहुल इनके पुत्र का नाम था। घोड़े का नाम कभी कभी पूछ लेता तो ये कंथक था। सारथी का नाम चन्ना था। और किस कुल से थे? ये शाक्य कुल से थे। और जन्म, मृत्यु और ज्ञान, इनको तीनों चीज़ें पूर्णिमा के दिन मिली थी। उस दिन पूर्णिमा थी। और त्रिपिटक, त्रिरत्न किससे संबंधित? त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आते हैं। अब आगे देख लेते हैं। घोड़ा ग्रह त्याग को बताता है, जिसे ग्रह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण थी। ये पूछ लेता है महाविनिष्क्रमण है, ये ग्रह त्याग की घटना को कहा जाता है। 29वें वर्ष में उन्होंने ग्रह त्याग किया था। ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष, पीपल के नीचे, निरंजना नदी के किनारे और जैन धर्म के ऋजुपालिका नदी के किनारे। पहला ज्ञान तपस्सु को दिया गया था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया। प्रिय शिष्य इनका आनंद था। जन्म मृत्यु के प्रतीक हैं जो जन्म कमल है, यौवन सांड है, गर्भ में प्रवेश हाथी है और धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। इच्छा का त्याग है पद चिन्ह। अब जैन धर्म बौद्ध धर्म की संगीतियाँ देख लेते हैं। ये ट्रिक है जो मैंने लिख ली है, कुछ लोगों को पहले से याद है, अगर नहीं याद है तो ये ट्रिक देख लीजिए। ये ट्रिक है राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। अब राजा से राजगृह, महाराजा से महाराज कश्यप, आजा से अजातशत्रु, ये पहली संगीति हो गई। मतलब पहली संगीति कहाँ हुई? ये स्थान राजगृह में हुई। अध्यक्ष महाराज कश्यप थे और शासक अजातशत्रु थे। ये सीरियल से ही लिखा गया, मतलब स्थान, अध्यक्ष और शासक। वैशाली सबका काल है, वैशाली सबका अध्यक्ष था सबकामी, और काल मतलब कालाशोक उस समय शासक था। तीसरी बौद्ध संगीति है पटाओ मत आशिक। पटाओ मतलब पाटलिपुत्र, मत से मंगोलिपुत्र तिस, अशोक आशिक से अशोक। कुंवर मित्र कंगाल है, कुंडलवन, मित्र से वासुमित्र और कंगाल से कनिष्क। ये बौद्ध धर्म की संगीतियाँ इतने में ही कंप्लीट हो गई चारों। कौन अध्यक्ष था, कौन शासक था, कौन स्थान था। अब जैन धर्म की संगीतियाँ देख लेते हैं। पहला पास है, दूसरा बलछमा। पहला पास मतलब पाटलिपुत्र में हुई स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और दूसरी संगीति, 2 ही संगीतियाँ इनके में हुई थी। और बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी और जैन धर्म में 2 संगीतियाँ। अब दूसरी संगीति बलछमा है, वल्लभी में, और क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे उस समय। वृषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड है। पार्श्वनाथ का सर्प है, ऊपर की तरफ रा लगा है, सर्प में भी ऊपर की तरफ रा लगा है। महावीर ये सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है। ऋषभ देव व अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। क्वेश्चन आएगा ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो अरिष्ट नेमि का भी है और ऋषभ देव का भी है। अब मौर्य साम्राज्य देख लेते हैं। बस जैन धर्म बौद्ध धर्म इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं आएगा पेपर में। मौर्य साम्राज्य, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं।
और इनमें जो सबसे प्रतापी राजा था जिनके बारे में पेट में दिया हुआ है वही मेन पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा अलग नहीं पढ़ने की, कोई ढेर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अशोक के अन्य नाम देखे जाते हैं प्रियदर्शी, देवनामपीर, और इनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि व प्राकृत में हैं। जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। लेकिन इनकी खोज किसने की? टिम फैनथेलर ने की थी 1750 में, लेकिन वो पढ़ नहीं पाया था, पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। लुम्बिनी में कर में छूट दी थी अशोक ने। अब पूछा जाएगा अशोक ने कहाँ कर में छूट दी थी, तो लुम्बिनी में दी थी, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए उसने छूट दी थी। इसका मतलब वो बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। 14 वृहत शिलालेख हैं, 13 लघु शिलालेख हैं और 7 स्तंभ लेख हैं और 6 लघु स्तंभ लेख हैं। इनमें सबसे बड़ा शिलालेख 7वां है और 3 गुहा अभिलेख हैं। ये अशोक के अभिलेख हैं, शिलालेख हैं। सब महत्वपूर्ण व सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? ये 13वां अभिलेख है। अब कुछ लोग पूछेंगे भाई यहाँ तो 7वां बताया, ये शिलालेख है, ये एक पत्थर की तरह ऊंचाई में ऐसे, और इसमें जो बातें लिखी हुई हैं ऐसे 1 2 3 4 5, इसमें जो सबसे बड़ा है वो 13वां है। ये बहुत ज़्यादा ऐसे लिखा हुआ है, इतना बड़ा एक सेंटेंस इतने में आया है, इसलिए सबसे बड़ा 13वां अभिलेख लिखा हुआ है। और शिलालेख 7वां बड़ा है जो लंबाई में है ऐसे, इस तरह याद रखिए। शासन के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किया था इसने। अशोक ने भेरी घोष त्याग व धम्म घोष अपनाया था। अशोक के समय 3 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जो ऊपर मैंने बताई, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। नेपाल में चारुमति को भेजा था। अब ये पेपर में आ चुका, लेकिन ये नेपाल वाला भी ज़्यादा नहीं आया, तो नेपाल वाला चारुमति याद रखिए। श्रीनगर किसने बसाया था? श्रीनगर अशोक ने ही बसाया था। कश्मीर का इतिहास राजतरंगड़ी में मिलता है। बौद्ध धर्म के से पहले यह शैव धर्म को मानता था, फिर बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म किस दीक्षा इसने किसने ली? ये निग्रोध से ली थी। लोग उपगुप्त लिखते हैं, उपगुप्त गलत है। उपगुप्त के कहने पर इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, लेकिन दीक्षा ली किससे? वो निग्रोध। ठीक है। अब गुप्त वंश आ जाते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हैं। समुद्रगुप्त नेक्स्ट आ जाते हैं। समुद्रगुप्त जो पेट में दिया हुआ है सिलेबस में समुद्रगुप्त के बारे में, तो समुद्र के बारे में सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 100 युद्ध विजेता थे। कविराज की उपाधि किसे दी जाती है? या समुद्रगुप्त के ही दी जाती है। दक्षिण भारत जीतने हेतु इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? ये ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति थी। 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं थी, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। अब समुद्र में वीणा बजा रहे थे, ऐसे याद रखिए। तो कविराज समुद्र की धुन पर ये नाचते थे, कुछ भी कह लीजिए, मतलब समुद्र की धुन पर ये गाना गाते थे, ऐसे याद कर लीजिए। तो कविराज याद रहेगा, समुद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। इनकी उपाधि कौन थी? परम भागवत, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही 9 रत्न थे। जैसे अकबर के शासनकाल में 9 रत्न थे, इसी तरह इनके शासनकाल में भी 9 रत्न थे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट रत्न जो हैं वो कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, इन्हीं के दरबार में थे। ये 9 रत्न थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाह्यान आया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हो गया। अब हर्षवर्धन के बारे में देख लेते हैं। हर्षवर्धन ने की पहली राजधानी थानेश्वर थी, दूसरी राजधानी कन्नौज थी। अब ये पूछे गए कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बदलकर कौन सी बनाई, तो कन्नौज बना ली थी। महामोक्ष परिषद का गठन किसने किया था? ये हर्षवर्धन ने किया था। ये प्रत्येक 5 वर्ष में होती थी। ये एक प्रकार से आप इसको कुंभ मेले की तरह समझिए। इनके दरबार में बाणभट्ट थे। बाणभट्ट की रचित कौन सी रचनाएं की थी? ये कादम्बरी और हर्षचरित्र। हर्षचरित्र के रचनाकार कौन थे? हर्षचरित्र कितने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट है। शिलादित्य किसे कहा जाता है? शिलादित्य हर्षवर्धन को ही कहा जाता है। महामोक्ष परिषद ये दान देना था। और हार का पता जो हर्षवर्धन हार गया था, वो पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के किनारे हार गया था, वो इस हार का पता ऐहोल अभिलेख से लगाया जाता है। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखा है, जो कि ऊपर लिख दिया मैंने, 2 बार इसलिए रिपीट किया है ताकि आपको याद रहे। हर्षवर्धन की रचनाएं कौन सी थी? अब इसकी ट्रिक है, रत्ना को नाग प्रिय है। रत्ना को नाग प्रिय है। रत्ना को नाग प्रिय है। रत्ना को से रत्नानंद, रत्नावली, ना से नागानंद, और प्रिय से प्रियदर्शिका, ये ट्रिक है। अब राजपूत वंश देख लेते हैं जल्दी से। राजपूत वंश से अभी तक क्वेश्चन जो आए हैं वैसे आए ही नहीं हैं, अगर इस हिसाब से देखा जाए
5 क्वेश्चन आने हैं राजपूत वंश इस बार आने के चांसेस हैं। तो राजपूत वंश में संस्थापक ही पूछ लेगा कि संस्थापक कौन थे। तो इसमें प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, ये नागभट्ट प्रथम थे। अंतिम राजा कौन था, वो यशपाल था। सबसे प्रतापी गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, ये मेहर भोज था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। इससे ज़्यादा नहीं देखना है। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। इनकी राजधानी वाराणसी थी। अब ये पूछ सकता है क्योंकि वाराणसी पीएम साहब का संसदीय क्षेत्र है। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इनकी राजधानी अहिच्छत्र थी। और चंद्रवरदाई इनके शासनकाल में थे वो पृथ्वीराज रासो। जो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय थे, पृथ्वीराज चौहान, वो पृथ्वीराज चौहान का मतलब पृथ्वीराज तृतीय ही हैं, वो तृतीय ही चौहान हैं, उन्हीं के बारे में लोग पढ़ते हैं। तो वही उनकी रचना लिखी थी इन्होंने चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के नाम से। अब पृथ्वीराज रासो के नाम से लिखा है तो पृथ्वीराज द्वारा लड़े हुए 3 युद्ध भी देख लीजिए। मतलब लड़े तो दो ही थे, लेकिन गौरी के बारे में आगे पढ़ना है इसलिए यहीं पे कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। तो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध किया। इसका ट्रिक है 13-13 चंदावर। 13-13 चंदावर 1191, 1192, 1194। 13-13 चंदावर, 13-13 चंदावर ऐसे याद रखिए बस। अब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया लेकिन जिंदा छोड़ दिया था। दूसरी बार जब वो लड़ने आया तो उसने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया और उन्हें मृत्यु दे दी। और चंदावर में जयचंद को गौरी ने पराजित किया। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र जी हैं। और चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक हैं और इनकी राजधानी कन्नौज थी। बुंदेलखंड, ये चंदेल वंश वहीं रहते थे। अब बुंदेलखंड क्षेत्र का ही चंदेल वंश है। अब बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, ये जेजा भुक्ति नहीं है, जेजाक भुक्ति है। जेजाक भुक्ति है। और सोलंकी वंश के संस्थापक कोक्कल हैं। अब सल्तनत काल देख लेते हैं। सल्तनत काल, इसका क्रम आ सकता है तो ये है जी के तसले में जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, ला से लोधी वंश और मे से मुगल वंश। जी के तसले में ऐसे याद रखे, ये क्रम आ सकता है। अब गुलाम वंश 1206 से 1290 रहा। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और इनकी राजधानी लाहौर थी। इन्होंने क्या बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, और इन्हें लाख बख्श कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद इन शासन गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा और इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। और इल्तुतमिश में ये गुलामों का गुलाम है, मतलब ये गुलाम था ना, और इसके बाद शासन ये बैठा, इसका गुलाम ये था, इल्तुतमिश था, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है और वास्तविक संस्थापक यही था। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। गुलाम वंश में या फिर सल्तनत काल में प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, तो वो रजिया सुल्ताना थी। इन पर एक मूवी बनी है। बलबन क्या था, बलबन ने क्या किया, बलबन ने सिजदा और पैबोस स्टार्ट किया। रक्त और लौह की क्रांति किसने मतलब की थी, अपनाई थी, ये बलबन था। नवरोज़ त्यौहार किसने मनाना शुरू किया था, ये बलबन ने किया था। बस, इससे ज़्यादा गुलाम वंश में कुछ नहीं है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है शासक, वही के बारे में पूछता है पेपर में। तो दुनिया भर के जलालुद्दीन, इब्राहिम, ये सब नहीं पढ़ना है। अलाउद्दीन पर आ जाते हैं। अलाउद्दीन ने सबसे कम वर्ष तक, पहले तो ये देख लीजिए, सबसे कम समय तक यही शासन रहा, मतलब यही वंश रहा था। खिलजी वंश तो पूछ लेगा। सल्तनत काल में सबसे कम समय तक राज्य करने वाला या शासन करने वाला कौन सा वंश था, तो खिलजी वंश था। अब अलाउद्दीन के बारे में देख लेते हैं। अलाउद्दीन ने नगद वेतन स्टार्ट किया और स्थायी सेना रखी। बाजार नियंत्रण प्रणाली, घोड़ा दागने व सैनिकों की हुलिया पर विशेष ध्यान दिया। अलाई दरवाज़ा, आ से अलाउद्दीन। हजार खंबा महल, अब हजार खंबा महल भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। इसे याद करने का तरीका यही है क्योंकि मलिक काफूर, 1000 दिनारी मलिक काफूर को कहा जाता है और हजार खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। अब आ जाते हैं तुगलक वंश।
ये जैसे सबसे कम समय तक किस वंश ने किया, ये खिलजी वंश ने किया, इसी तरह सबसे अधिक समय तक किसने किया, वो तुगलक वंश ने किया। गयासुद्दीन तुगलक, ये कुएं एवं नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के समय हुआ था। ये इसके संस्थापक भी थे। और इनमें इम्पॉर्टेंट है मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके बारे में देखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी इन्होंने प्रवृत्त, इन्होंने जितने कार्य किए वो सब तो इसलिए कहते हैं कि तुगलकी नामा पेश कर दिया जाए, मतलब तुगलकी नीति चला रहे हैं, इन्हीं के ऊपर था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी, साकेंतिक मुद्रा जो अपनाई थी इन्होंने, चांदी की जगह कांस्य का अपना लेना, चमड़े के सिक्के चलाना, चमड़े के मतलब पैसे चलाना। अब इनके शासनकाल में ही इब्न बतूता आया था मोरक्को से, जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था, पूछ लेगा किसने सिंचाई कर लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां थे, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। इनके अन्य शासक जो इसमें हुए थे वो सिकंदर लोदी हुए, जिन्होंने आगरा शहर बसाया और गुलरुखी नाम से कविताएं लिखते थे। गुलरुखी शीर्षक जो होता है उससे ये कविताएं लिखते थे, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये पूछ लेगा आगरा शहर किसने बसाया, सिकंदर लोदी ने। सल्तनत काल से एक क्वेश्चन आना था, एक क्वेश्चन यहीं से आ गया, इसलिए वही उतना ही बताया जा रहा है जितना कि इम्पोर्टेंट है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश से ही संबंधित है। और इब्राहिम लोदी के समय ही बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध किया और इब्राहिम लोदी को हराकर खुद विजय प्राप्त की 1526 में। अब मुगल वंश आ जाता है। मुगल वंश से एक क्वेश्चन उठना है, एक क्वेश्चन उतना जितना मैंने ले लिया है यहीं से उठ जाएगा एक क्वेश्चन। अब पूरा मुगल वंश बैठेंगे पढ़ने तो एक महीना लग जाएगा फिर। अब बाबर बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। अब बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, ट्रिक है पान खाओ चिल्ला के गाओ, या पान खा के चला घाघरा, ऐसे करके भी है। अब पान खाओ, मैं तो ये ट्रिक से याद रखता हूँ, पान खाओ चिल्ला के गाओ, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। और सीरियल है 26, 27, 28, 29, 30 में मृत्यु। अब पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम से हुआ, इब्राहिम को हराया। खानवा का दूसरा युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध वो 1527 में हुआ, राणा सांगा से हुआ, राणा सांगा को हराया। मतलब सारे युद्ध इसने जीते ही थे। चंदेरी, चा से चंदेरी है और इसमें विद्या आता है, मेदनी राय हो गया। घाघरा में अफगानों को हराया, काम खत्म हो गया हुमायूं का, बाबर का। अब हुमायूं देख लेते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध जो हैं देवरा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद हैं। अब देवरा और चौसा, और देवरा में लास्ट में रा आता है, मतलब ऐसे 21 लिखा हुआ है, तो ये युद्ध 21 नहीं 31 में होगा। चौसा का युद्ध 1939 में होगा। बिलग्राम लास्ट में जीरो आ रहा है 1540, और बिल का मतलब होता है ऐसे, बिल होल 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 का मतलब होता है ऐसे छेद बनाया जाता है, तो होता है, तो उसके इस तरह याद रखिए कि 1540 में 40 में लास्ट में जीरो आता है। सरहिंद ये 1555 मतलब हिंद है तो 555, ऐसे याद रखिए। तो देखिए ये कोई इस तरह की ट्रिक नहीं है, बस आप ही लोगों को याद करने का तरीका है। बाकी आपको जैसे याद हो उस तरह ठीक है, नहीं याद है तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह याद कर लीजिए। हुमायूं नामा किसने लिखी, ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अकबर ने शासन किया 1556 से 1605। अब अकबर का जन्म पूछ लेगा 1542 में, ये याद रखिए। अकबर ने दीन इलाही कब लाया, तो की स्थापना कब की थी, तो 1582 में की थी। इबादत खाना की स्थापना 75 में की थी। पहली बार जब गुजरात अभियान के दौरान गया था तब इसने समुद्र के दर्शन किए थे, मतलब इससे पहले इसने समुद्र नहीं देखा था। तो क्वेश्चन आते भी हैं और आएगा भी कि पहली बार गुजरात कहाँ पर समुद्र देखा अकबर ने, तो ये गुजरात अभियान के दौरान देखा। अब जहांगीर में आ जाते हैं। जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध है, और जहांगीर ने अकबर ने सभी से मित्र भाव रखा था, सिखों से भी, हर शासक से। लेकिन जहांगीर ने क्या गलती की, इन्होंने अर्जुन देव की हत्या करा दी। तो पूछेगा कि अर्जुन देव की जहांगीर ने किसकी हत्या कराई थी, तो पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या कराई थी। 1605 से 1627 इनका शासनकाल रहा। चित्रकला स्वर्ण का स्वर्ण युग इन्हें कहा जाता है, ये चरम पर थी। अब शाहजहाँ में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। औरंगजेब सबसे इम्पोर्टेंट औरंगजेब ही है। 2 बार पेट हुआ है पेपर, 2 बार औरंगजेब ही आया है। एक बार में डायरेक्ट पूछ लिया था औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1607 में हुई थी। एक बार मिलान में आया है, नहीं सॉरी मिलान में नहीं, पिछली बार आया था कि कौन सा कथन सही है, तो उसमें 1709 ही दिया था, और यही औरंगजेब उसमें ऑप्शन में सही था, क्योंकि 1707 में इनकी मृत्यु हुई, 9 में नहीं हुई थी। उसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है।
अब औरंगजेब की मृत्यु, कब से शासन किया और जन्म, तीनों देखेंगे। यही इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अकबर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। औरंगजेब ने शासन किया 1557 से 1707 और जन्म 1618, 1618 ऐसे याद रखिए, मृत्यु 1707। जैसे जहांगीर ने पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी, सिख गुरु, उसी तरह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या की थी। संगीत पर पाबंद इसने लगाया था और स्वयं वीणा बजाता था। आप पूछेगा कौन सा मुगल सम्राट था जो वीणा बजाता था, तो ये औरंगजेब ही था। सर्वाधिक हिंदू कहाँ थे? सर्वाधिक हिंदू औरंगजेब की सेना में ही थे, हिंदू सैनिक। अब मुगल ख़त्म, अब मराठा पे आ जाइए। मराठा के संस्थापक शिवाजी थे, पिता शाहजी भोसले, माता जीजाबाई। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि शिवाजी के गुरु कौन थे, तो गुरु कौन देव थे, लेकिन अगर आध्यात्मिक गुरु पूछेगा तो अध्यात्म मतलब राम जी, तो ऐसे याद रखिए। राजधानी रायगढ़ थी। पुरंदर की संधि मतलब अगर पूछेगा शिवाजी के समय पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो 1665 में हुई थी। ये जयसिंह के समय, जयसिंह के द्वारा हुई थी। जयसिंह और शिवाजी, औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा था। इतना हो गया। 1627 में इनका जन्म हुआ था, ये याद रखिए। समकालीन कौन थे? पेपर में आ चुका है कि समकालीन कौन थे, इसलिए समकालीन ये 4 नाम याद रखिए, 5 नाम। समकालीन थे ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। ये शिवाजी के समकालीन थे। चौथ और सरदेशमुखी क्या था? ये कर वसूले जाते थे, ये नाम से कर था। तो कर, चौथ क्या है? चौथ कर था। शिवाजी के कर क्या क्या नाम है? तो चौथ और सरदेशमुखी था। इससे ज़्यादा पेपर में नहीं आएगा मराठा से। ब्रिटिश साम्राज्य का उदय, ब्रिटिश राज्य का उदय, या ब्रिटिश में स्वतंत्रता जो भी दिया हुआ है आपके पेपर में, सिलेबस में, स्वतंत्रता संग्राम, तो ये देख लेते हैं। ब्रिटिश कुछ देख लेते हैं पहले पुर्तगाल का एक लाइन में, कि वास्को डी गामा आया था। ओ सॉरी, यहाँ पर 1495 लिख गया, 1498 है, ये गलती से टाइप हो गया, लिख गया है। तो वास्को डी गामा आया था, ये कालीकट जमोरिन। पुर्तगाल दिया नहीं है, लेकिन पुर्तगाल एक लाइन में देख लेते हैं। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? ये फ्रांसिस डी अल्मीडा था। अब भारत में जो बाहर से यूरोपीय लोग आए, उनमें क्रम क्या था? तो पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, मतलब ब्रिटिश, डच आए, फिर फ्रांसीसी आए। लेकिन कंपनियां इस क्रम में बनी थी, मतलब जो इंग्लैंड की कंपनी थी ना, वो डच से पहले बन गई थी। तो इसकी ट्रिक यही है, या तो PDEDF याद रखिए, एक याद रखिए, दूसरे में ई पहले कर दीजिएगा, डी बाद में कर दीजिएगा, और या फिर ऐसे याद रखिए, पुत्र अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी दोनों फ्लुएंट हैं। पुत्र अंग्रेज, P से पुत्र, E से अंग्रेज, D से डच, D से डेनिश, F से फ्रांसीसी और स्वीड से स्वीडिश आए थे बाद में, सबसे लास्ट में दोनों स्वीट है। ये कंपनी बनाने का क्रम है। अब आगे देख लेते हैं। प्रथम अंग्रेज जब आया था तो मुग़ल काल में जहांगीर के समय कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मुग़ल से भी रिलेटेड है और ब्रिटिश साम्राज्य से भी रिलेटेड है। पूछेगा जहांगीर के समय कौन सा अंग्रेज आया था, तो कैप्टन हॉकिंस आया था। ये रेड ड्रैगन जहाज़ से आया था, जहाज़ का नाम भी पूछ लेते हैं। इसको खान, इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी गई? कैप्टन हॉकिंस को दी गई थी जहांगीर के द्वारा। टॉमस रो भी, ये 1609 में आया था, टॉमस रो 1615 में आया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैप्टन हॉकिंस है। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? ये सूरत में खोली थी। ये स्थायी फैक्ट्री थी, अस्थायी मछलीपट्टनम में खोल दी थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया है। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को कहाँ वांडीवास के युद्ध में हराया था? उस समय सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आयर कोट ने कर रहा था। अब कुछ देख लेते हैं किसने कौन सा, मतलब क्या क्या काम किए। तो रॉबर्ट क्लाइव, या बंगाल में द्वैत शासन इसी ने लगाया था। वारेन हेस्टिंग्स, इस पर महाभियोग चला। आप पूछ लेते हैं किस गवर्नर के ऊपर महाभियोग चला, तो वारेन हेस्टिंग था। कार्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। जॉन सोर को हस्तक्षेप नीति के लिए जाना जाता है। वेलेजली की सहायक संधि थी, आप जानते हैं। डलहौजी की हड़प नीति थी। लिटन, ये लटा आदमी था, इस तरह याद रखिए। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया था। और रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किया है और पहली बार जनगणना रिपन ने की थी। और मेयो के द्वारा नियमित जनगणना स्टार्ट हो गई थी।
अब 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश साम्राज्य में ये क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश शासन में उस समय दमन किसने किया था। जैसे दिल्ली में जब क्रांति हुई तो बहादुर शाह जफर थे, लेकिन उसको दबाया किसने था, तो अंग्रेज़ों ने। तो निकलसन और हडसन थे, ये नेतृत्व कर रहे थे। इसी तरह कानपुर में किसने, तो कानपुर में नाना साहब थे और कैंपबेल। अब इसको याद करने का तरीका यही है कि दिल्ली से निकल जाओ। अब तो दिल्ली से निकलसन और हडसन, कानपुर से कानपुर, का से कैंपबेल, और लखनऊ कानपुर दोनों समीप हैं, 90 किलोमीटर की दूरी है, 90 से ही कम होगी, 90 है। तो 90 और 90 किलोमीटर की दूरी, तो दोनों जगह ये कैंपबेल ही थे। झांसी के हीरो, और इलाहाबाद में इलाहाबाद लिखा हुआ है तो लियाकत अली हैं, और मतलब अल्लाह अली और यहाँ कर्नल नील। अब बरेली में मौलवी अहमदुल्ला। अब पेपर में आएगा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। यह किसने कहा था, यह वी.डी. सावरकर ने कहा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह जब हुआ था तो सन्यासी विद्रोह, इसके बारे में पता चलता है आनंद मठ से। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिया गया है, मतलब लिखा गया है, और इसी से वंदे मातरम निकाला गया है। मतलब वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। बस इससे ज़्यादा हिस्ट्री में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हिस्ट्री का सेकंड पार्ट जो है, जिसमें दिया गया है राष्ट्रीय आंदोलन या जो गांधी जी वाला युग है, वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि इस पार्ट में इतना ही था तो इतना बता दिया। ये 5 नंबर का है, 5 क्वेश्चन यहीं से आने हैं। ओके, थैंक यू।